आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप पार्टी के कई कार्यक्रम होते हैं, धरने होते हैं, उनमें शामिल नहीं होते। तो कई लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस में भी गुटबाजी सी नज़र आती है, तो इस पर क्या कहना है आपका? एक शेर है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। नमस्कार साथियों, मैं शाहनवाज खान हाजिर हूं आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर। आज हम बात करेंगे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की। आपको बता दें, दक्षिण विधानसभा से 2013 के चुनाव में भाजपा नेता पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने 121 वोटों से जीत हासिल की और विधायक बने। इस बार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है और अभी से पार्टियों में कई दिग्गज दावेदारों की कवायद शुरू हो चुकी है। तो आइए आज बात करते हैं दक्षिण विधानसभा की और आपको रूबरू करवाते हैं दक्षिण विधानसभा के विधायक प्रवीण पाठक से। प्रवीण जी, सबसे पहले आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो युवा वर्ग है सबसे ये जानने के लिए उत्साहित है कि आपकी स्टडी और आपका राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, मैं एनएसवाई के माध्यम से 2007 में राजनीति में मैंने प्रवेश किया। जहाँ तक स्टडी की बात है तो मैं स्वयं जो है MBA फाइनेंस और मार्केटिंग हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमेशा युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करूँ कि हमको अपना पूरा जीवन नैतिक मूल्यों के साथ ईमानदारी से निकालना है। ईश्वर के यहाँ बड़ी न्यायपूर्ण व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से अपना 100% अपने भविष्य को संवारने के लिए देता है अपने नैतिक मूल्यों के साथ, ईश्वर जरूर उसको प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। मेरा अगला सवाल यह है कि दक्षिण विधानसभा में आपको कांग्रेस का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन आपकी ही पार्टी के कई नेता इस विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी में घमासान मचा हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत लिबरल हूँ इस मामले में और पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। ये बात सच है कि जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में हमने उसे कायम रखा है। और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपना राजनीतिक भविष्य संवारने का अधिकार है और निश्चित तौर पर जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको टिकट मांगना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? ऐसा हो सकता है कि उनकी यदि मुझसे कुछ अपेक्षाएं हों तो हो सकता है कि मैं उन अपेक्षाओं पर खरा ना उतर पाया हूं, कुछ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूं। तो ये अपना अपना स्वविवेक का अधिकार है और मैं इसमें कहीं कोई ना बुराई मानता ना ये मानता कि किसी ने गलत किया। हम भी किसी ज़माने में ऐसे ही टिकट मांगा करते थे, पार्टी को उपयुक्त लगा तो पार्टी ने टिकट दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है। जितने भी लोग ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, उन सभी के लिए मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। पिछले चुनाव में आपकी जो जीत का वोटों का अंतर है बहुत कम रहा था, तो इस बार किस तरीके से प्रयास आपके रहेंगे कि अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो और ज़्यादा वोटों से आपकी जीत? देखिए, जहाँ तक जीत और हार की बात है, मैं ये मानता हूँ कि ये बात तो सच है कि व्यक्ति का खुद का कर्म, खुद की मेहनत निश्चित तौर से परिणामों को बदलती है। पर मैं जीवन में बहुत ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि ईश्वर की बिना कृपा के कुछ संभव नहीं होता। जीत चाहे 1 वोट की हो या 1 लाख वोट की हो, जीत होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 4.5 पौने 5 साल में ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के मेरे परिजनों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ठीक से मूल्यांकन किया होगा। मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है और ये तो परीक्षा है। यदि उनको लगता है कि उनका बेटा प्रवीण पाठक 4.5 साल में ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके परिजनों की सेवा के लिए लगा रहा, तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है उसमें जो जीत का अंतर होगा वो बहुत विशाल और बड़ा होगा।
आपने अपनी विधानसभा में अभी तक कितने विकास कार्य कराए हैं और कितनी धनराशि के आपके द्वारा की गई? देखिए, जहाँ तक ये बड़ा अच्छा प्रश्न आज आपने पूछा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो ये है कि पिछले 1 महीने से घर के बाहर जो ग्वालियर दक्षिण में हमारे शासकीय विद्यालय हैं उनमें भर्ती के लिए सिफारिशों की लाइन लगी हुई है, और मैं नियमों में और बंधनों में बंधा हुआ हूं। आज से पहले कभी नहीं होता था कि किसी शासकीय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए सीटें हों 100 और वहाँ इच्छुक जो विद्यार्थी हैं वो हों 1000। इस बार का जो अनुपात है, और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता भी है कि लोग जिस प्रकार से शासकीय विद्यालयों में अब पढ़ना चाहते हैं, हमने 4.5 साल में मिलकर सभी लोगों के सहयोग से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र को तो बदल दिया है कम से कम। और आज जो ये सीएम राइज पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार में ये सीएम राइज का जो कंसेप्ट है ये प्रवीण पाठक के द्वारा दिया गया था। देश की पहली विधायक स्टेशनरी बैंक प्रवीण पाठक ने अपनी विधानसभा में शुरू की थी। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, तो एक जमाना था कि जब पहली बार मैं कमला राजा अस्पताल में गया था तो नाक पर रूमाल रखना पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू थे, मेरे साथ जो लोग थे उनकी आंखों से आंसू थे, और मैं अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी अस्पताल की ऐसी भी दुर्दशा हो सकती है। सरकार में मुझे 15 महीने का अवसर मिला, और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा फक्र है, और ये ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है कि आज कमला राजा की व्यवस्था बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। 1000 बिस्तर का अस्पताल आज सीना ताने हुए ग्वालियर चंबल संभाग में खड़ा हुआ है। सरकार नहीं है, सरकार विपक्ष की है। सच बात है, श्रेय भी उनको लेना चाहिए, तो वो ले रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि 1000 बिस्तर के अस्पताल के लिए प्रवीण पाठक का संघर्ष क्या रहा है। चाहे वो आरटीओ डिपार्टमेंट से जगह खाली कराने की बात हो, चाहे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से फंड की स्वीकृति करने की बात हो, चाहे अनुनय विनय करके उस समय की चिकित्सा शिक्षा मंत्री से अनुरोध करने की बात हो, हमने कोशिश की कि ग्वालियर दक्षिण को बेहतर हम स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए। सबसे मूलभूत आवश्यकता किसी के व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा ही होती है। इन दोनों पे बहुत बेहतर काम हुआ है। बात रही डेवलपमेंट की, तो ये बात कहने में भी मुझे कोई परहेज नहीं है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में पूरे ग्वालियर शहर से बेहतर रोडें हैं। जो एलिवेटेड ब्रिज का आज गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, इस एलिवेटेड ब्रिज की नींव रखने वाला व्यक्ति भी ग्वालियर में प्रवीण पाठक है। और ये एलिवेटेड ब्रिज का जो पहला फेज शुरू होना था वो हनुमान बांध से शुरू होना था, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से। अंतिम जो फेज है वो शर्मा फॉर्म पे खत्म होना था, पर परिणति में कुछ और लिखा था। लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, और जहां पहला फेज शुरू होना था एलिवेटेड ब्रिज का, वहां उसको उन्होंने अंतिम फेज कर दिया, और जहां अंतिम फेज होना था उसको पहला फेज कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसी द्वेषपूर्ण राजनीति की है, और यदि ये द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं कर रहे होते तो ग्वालियर निरंतर यूं पिछड़ नहीं रहा होता। आज ग्वालियर मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में शीर्ष पर होता यदि इन लोगों की नीतियां ठीक होती। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 महीने बाद पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है, पूरा देश इस बात को जानता है कि इन भ्रष्टाचारियों को, इन लोकतंत्र के हत्यारों को इस मध्य प्रदेश में 2023 में अवसर नहीं मिलेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से भी अधिक बहुमत के साथ आएगी, और पिछले 18 वर्षों से जो ग्वालियर निरंतर विकास के मार्ग पर रुका हुआ है, निरंतर उसका क्रम नीचे घटती दिशा में जा रहा है, इसको हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।
आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप पार्टी के कई कार्यक्रम होते हैं, धरने होते हैं, उनमें शामिल नहीं होते। तो कई लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस में भी गुटबाजी सी नज़र आती है, तो इस पर क्या कहना है आपका? एक शेर है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। 2 अक्टूबर 2022 से लगातार अपनी विधानसभा में पदयात्रा कर रहा हूँ। मुझे इस 2 अक्टूबर को लगभग 9 महीने के आसपास हो जाएंगे, जिसमें संभवतः 1750 किलोमीटर से ज़्यादा मैं पैदल चल लिया हूँ। मेरे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनको मैं लिखित में इस बात की सूचना दे चुका हूँ कि जब तक अपनी विधानसभा का एक एक घर में व्यक्तिगत रूप से नहीं होकर आ जाऊँगा, तब तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। कोई मुख्य कार्यक्रम अगर रहेंगे तो उसमें शामिल समय समय पर हो जाया करूँगा। पर ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। मेरे शीर्ष नेतृत्व को इस बात का पता है, और बात पार्टी में कार्यक्रमों की नहीं है। प्रवीण पाठक विधायक कोई पार्टी के कार्यक्रमों में जाने के लिए नहीं बना है। प्रवीण एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि उसके सामने जो भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, या ऐसे भी लोग हों जो भी राजनीतिक विचारधारा को बाई ना करते हों, उनके लिए भी उसको समर्पित होकर जनसेवक के रूप में काम करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता ने मुझे जो मैंडेट दिया है, ईश्वर की कृपा से जो जनसेवा करने के लिए उन्होंने मुझे माध्यम चुना है, उसको मैं सफलतापूर्वक कर पा रहा हूँ। भले ही पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाता हूँ, वो अलग विषय है। चूँकि मेरी अपनी व्यस्तता है, क्षेत्र के कई सारे काम हैं, मेरी स्वयं की पदयात्रा है, पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के एक एक परिजन के दुख में, सुख में मैं सदैव शामिल रहता हूँ। और आप जानते हैं, आप ही लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, कि एम्बुलेंस से पहले प्रवीण पाठक पहुँच जाता है। तो मैं अपने आप को मैं इस बात को अपनी सफलता मानता हूँ। प्रवीण जी, हाल ही में आपने 2 एक कार्यक्रम करवाए और काफ़ी सफल भी रहे। वो क्रिकेट का प्रोग्राम था और एक यहाँ एक गार्डन में प्रोग्राम था। तो उससे कितना फ़ायदा आपको चुनावी फ़ायदा होने वाला है अगले विधानसभा में? आपको और दर्शकों को इस बात को लेकर आश्चर्य होगा कि प्रवीण पाठक ऐसी बात करते हैं, पर यकीन मानिएगा कि मैं जीवन में कोई भी कार्यक्रम इसलिए नहीं करता कि चुनाव में मुझे फ़ायदा मिले। जब मैंने पदयात्रा शुरू की तो लोगों ने कहा कि इसका चुनाव में बहुत लाभ मिलेगा। प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण स्वच्छता संकल्प यात्रा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि उनको 2023 के चुनाव में लाभ मिले। उस पदयात्रा को निकालने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि निरंतर इतने प्रयासों के बाद भी ग्वालियर स्वच्छता की रैंकिंग में क्यों पीछे जा रहा है। लगातार कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज भी आम व्यक्ति क्यों एक वक्त की रोटी के लिए ललायत है, विवश है और संघर्ष कर रहा है। ऐसे कहाँ लीकेजेस हैं, ऐसी कहाँ कमियां रह रही हैं हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कि आम आदमी का जीवन स्तर हम लोग बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। ये 9 महीने की यात्रा, मैं प्रतिदिन यात्रा करके अपना स्वयं का डॉकेट लिखता हूँ। जो कमियां होती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में उनको नोट करता हूँ, क्या बेहतर कर सकते हैं इस बात को सीखता हूँ, उसको भी एक डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। ये यात्रा इसलिए है कि जब ईश्वर मुझे भविष्य में सरकार में समय दे तो मैं ग्वालियर की दिशा और दशा हम सब मिलके बदल पाएं। बात रही चुनाव की, तो केबीडीसी जो हम लोग कराते हैं, कौन बनेगा दक्षिण का चैंपियन, ये अपने आप में एक देश में अनूठा प्रयोग है। हर फील्ड के लोगों की हर फील्ड में चैंपियन होता है, तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में क्रिकेट में कौन चैंपियन है, इसका एक कंपटीशन है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में गाने में कौन चैंपियन है, इसका एक कंपटीशन है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में शतरंज कौन अच्छा खेलता है, इसका एक कंपटीशन है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में समाज सेवा में अव्वल कौन है, इसका एक कंपटीशन है। ये अवसर देता हूँ मैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने युवा साथियों को कि वो आगे आए, उनको प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, तब ऐसे कोई प्लेटफॉर्म हमको मिलते नहीं थे। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म देने से कई सारे जो युवा शक्ति है, ऐसे तमाम सारे युवा जिनमें बहुत संभावनाएं छुपी हुई हैं, वो सब आगे आते हैं, उनको वो प्रमोट होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनका क्षेत्र का जनप्रतिनिधि उनके बारे में चिंतित रहता है। और हमारा जो नारा है वो ये है कि खुलकर मिलें, मिलकर खेलें, बस जोड़ने की बात हो। मोहब्बत फैलाना हमारा काम है, मोहब्बत का पैगाम देना हमारा काम है। और कोशिश है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा इस पूरे देश में सामाजिक समरसता के मामले में एक अनूठा उदाहरण बन के निकले।
और यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी राजनीति ना हो कि कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, कौन विपक्ष का है, कौन पक्ष का है। हम सब एक परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों की तरह रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4.5 साल में मैंने कोई भी उद्घाटन नहीं किया, कोई भी भूमि पूजन नहीं किया, कोई भी शिलान्यास नहीं किया। मैं अपनी विधानसभा के छोटे छोटे बच्चों को अवसर देता हूं जो नन्हे विधायक बने हैं, बुजुर्गों से अनुरोध करता हूं कि वो लोग आके करें। मुझे शिला पट्टिकाओं पे नाम नहीं लिखवाना है, मुझे दक्षिण विधानसभा के जो मेरे परिजन हैं उनके दिल पे नाम लिखवाना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर मुझे उसमें मदद कर रहा है। कर्नाटक में एक बड़ी जीत हासिल हुई है, उस कारण कुछ ज़्यादा ही कांग्रेस उत्साहित नहीं है। देखिए, हालांकि इस प्रश्न का जवाब तो शीर्ष नेतृत्व को देना चाहिए था, ये मेरी हैसियत के बाहर का प्रश्न है, पर फिर भी आप ने प्रश्न पूछा है तो मैं जरूर बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार कर्नाटका में अंत हुआ है भाजपा का, उससे बुरा अंत मध्य प्रदेश में होगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। कर्नाटक में भी लोकतंत्र की हत्या करके इन हत्यारों ने अपनी सरकार बनाई थी, और वही इन्होंने मध्य प्रदेश में किया। लोग कहते हैं जनता समझती नहीं है, जनता बेवकूफ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इस देश में सबसे होशियार अगर कोई है तो वो इस देश की जनता है। जनता को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट सुनाई देता है, और स्पष्ट भविष्य में क्या होने वाला ये भी दिखाई देता है। आप आज की दिनांक, आज का समय और मेरी बात याद रखिएगा कि कर्नाटक से बेहतर रिजल्ट कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में आने वाला है। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि एक आदर्श ग्वालियर कैसा होना चाहिए, किस तरीके की आप कल्पना करते हैं एक आदर्श ग्वालियर के लिए? ये इतना अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि एक आदर्श ग्वालियर कैसा होना चाहिए। एक आदर्श ग्वालियर आदर्श परिवार जैसा होना चाहिए। जो पीड़ा मैं महसूस करता हूं वो आपको बता देता हूं। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज का उपयोग करता है, सारा सामर्थ्य लगा देता है, और कोशिश करता है, छोटे से छोटा व्यक्ति ये कोशिश करता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ पाएं, लिख पाएं और शीर्ष स्थानों पर बैठ पाएं। ग्वालियर का ये दुर्भाग्य है कि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो उनके पास रोजगार का कोई अवसर ग्वालियर में नहीं रहता है। उनको रोजगार के लिए जाना पड़ता है पुणे, बंगलौर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। जब उनके माँ बाप को अपने बच्चों की जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तब उनके बच्चे उनसे हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्वालियर के हमारे युवा अपने माँ बाप से दूर रहना चाहते हैं। तकलीफ इस बात की है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। मेरा एक ही प्रयास रहेगा, जैसे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में विद्यालयों की, शासकीय विद्यालयों की हम लोगों ने स्थिति बदली है, स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति बदली है, ऐसे ही आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में ही नहीं अपितु पूरे ग्वालियर में इस बात को हम बदलेंगे मिलकर कि कोई भी ग्वालियर का बच्चा यदि पढ़ने के बाद उसको नौकरी का अवसर ग्वालियर मिले, उसे अपने भविष्य को संवारने के लिए ग्वालियर को छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, अपने माता पिता को छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। और मैं रात दिन लगकर इसमें काम कर रहा हूँ। मैंने खुद ने प्राइवेट कंसल्टेंट हायर किए हैं कि किस तरीके से ग्वालियर में हम लोग इस काम को कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जब हम गुजरात के कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में जाते हैं, जब वहाँ की विजिट करते हैं, चाहे वो दहेज हो चाहे भरूच हो, जब वहाँ देखते हैं तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे ज्यादा हैं। उनकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्रीज चल रही हैं। पर जब ग्वालियर के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं, चाहे वो मालनपुर हो, बामोर हो, ग्वालियर हो, तो ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया केवल इसलिए खत्म हो गए कि लोग कहते हैं यहाँ मैन पावर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में कमी है, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर काम करने से कतराते हैं। हमको वो कंफर्ट उनको देना है। हमको कोशिश करनी है कि इस ग्वालियर में कम से कम 1 लाख रोजगार हम लोग पैदा कर पाएं। इसके लिए बहुत अलग अलग तरीके की प्लानिंग मैंने कर रखी है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के लिए एक अलग प्लानिंग की है और समूचे ग्वालियर के लिए एक अलग प्लानिंग की है। मुझे पूरा विश्वास है
कि ईश्वर और ग्वालियर की जनता इस बार हमको मैंडेट देगी और ग्वालियर को हम लोग मिलकर एक नई दिशा देंगे। जाते जाते ग्वालियर के जो युवा हैं जो राजनीति में कदम रख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, जो भी युवा राजनीति में कदम रख रहे हैं या कहीं भी कदम रख रहे हैं, उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। धैर्य बहुत रखना पड़ता है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। जब मैं 25 वर्ष की उम्र का था, 2008 में मैं भितरवार विधानसभा, हम लोग बरई के रहने वाले हैं, भितरवार विधानसभा के रहने वाले हैं, तो 2008 में मेरा एमएलए का टिकट ऑलमोस्ट तय होने के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से तय होने के बाद, उसके बाद आखिरी में जाके कट गया था। 2013 में भी लगभग ऐसे ही हुआ। पर धैर्य नहीं खोना है। हमारा जीवन में उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिस भी संस्थान में काम कर रहे हैं, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, डेडिकेटली उसमें लगे रहें। शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए अपना। हमें जीवन में दो तरीके के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। हमेशा जीवन में हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म गोल रखना चाहिए और उस पर निरंतर काम करते रहना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को बोलना चाहता हूँ, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, तो इस दुनिया में कोई ताकत, कोई विपत्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती और आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आप जितने लोग जो जज्बा रखते हैं इस बात का कि वो देश में शीर्ष पर बैठना चाहते हैं, शीर्ष संस्थानों में बैठना चाहते हैं, अपने परिवार का, माँ बाप का और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सबको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और अंत में जाते जाते एक बात हो, आप ये महसूस कीजिए कि आपके परिवार का व्यक्ति विधायक है। मेरा जहां सहयोग हो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी उन्नति के लिए, ये प्रवीण पाठक अपने आप को भाग्यशाली मानेगा। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस नेता दक्षिण विधानसभा के विधायक प्रवीण पाठक, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। आप इनसे कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश, दुनिया और राज्यों की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।